Yes, sir. लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेसिक स्नेल्स लॉ बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, ये सब बताया था। ये तुम लोगों की क्लास 10th में होगा या 9th में पढ़ा है, किस में पढ़ा है? बोलो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो बोर्ड में पढ़ा होगा ना अभी स्कूल में? हाँ सर। किस क्लास में है? 10th में है या 9th में? 10th। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखे होगे कहीं कहीं पर, अगर याद होगा तो एक टर्म आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद है? यस सर। लास्ट क्लास में मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया था कि नहीं? नो सर। नहीं बताया था। तो चलो आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? So when light travels from denser medium to rarer medium, the angle of refraction is greater than angle of incidence, and at a more than critical angle, the light undergoes complete reflection instead of refraction. So what this critical angle is? चलो देखो, ये है मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये है मान लो मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अगर कोई लाइट मीडियम 1 से आ रहा है मीडियम 2 में, तो मीडियम 1 अगर डेंसर होगा, दैट इज μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने उस केस में लाइट रे की टेंडेंसी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने की होगी, है ना? बोलो। यस सर। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉमन सेंस है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। यस सर। होगा ना? स्नेल्स लॉ से हम क्या लिखेंगे? μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो यहाँ पर जो मुझे साइन आर मिलेगा, ये μ1 अपॉन μ2 इंटू साइन आई होगा, और साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर हम आई इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज करेगा ना? यस। बट आर आई से ज्यादा है, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब एंगल आर इंक्रीज होते होते 90 डिग्री हो जाएगा, और ये तो 90 से छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि लास्ट क्लास में भी देखा था, एक बार फिर से बताता हूँ। डेंसर टू रेयर मीडियम में
R is always greater than I, isn't it? बोलो. Yes, sir. So R is greater than I, it means when R becomes 90 degree, I is something less than 90 degree. है ना? Yes. अब अगर I को इससे ज्यादा इंक्रीज करोगे तो ये लाइट रे वापस मीडियम 1 में चला जाएगा. Yes, sir. इसका मतलब है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी आपको दिख रहा है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बियॉन्ड रिफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है. इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं. तो इसमें जो आई दिख रहा है यह है थीटा सी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. Sir, explain critical angle again. As angle of incidence increases, angle of refraction also increases. हाँ ना, बोलो. Yes. And during refraction from denser to rarer medium, angle of refraction is always greater than angle of incidence. Yes. There must exist an angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degrees. That is, light ray grazes out from the surface on the surface tangentially. तो ये जो बाउंड्री सरफेस है सेपरेटिंग टू मीडियम, लाइट रे इस पर टेंजेंशियली चला गया, सेकेंड मीडियम में इंटर ही नहीं किया. दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस वी कॉल इट क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और निकालेंगे ऐसे. अब अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, तो उस केस में लाइट रे दूसरे मीडियम में इंटर करेगा भी नहीं. तो जितने एंगल से आया उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. इसके लिए ये मिरर होने की जरूरत नहीं है, बट याद रहे this is possible only when light ray is traveling from denser to rarer medium. है ना? rarer to denser में ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ऐसा कब होगा? जब I की वैल्यू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगी, तब ऐसा होगा. और ये जो फिनोमेना है इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Means whenever a light ray is traveling from denser to rarer medium, in that case there exists some angle of incidence for which light ray will not enter to rarer medium. This phenomena is called total internal reflection. आप लोगों के बुक में हो सकता है TIR करके लिखा हुआ हो, स्कूल में पढ़े होगे तो. आया समझ में? रेनबो फॉर्मेशन में लिखा था. हाँ, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो. और ध्यान रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है केवल रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सॉरी डेंसर टू रेयर मीडियम में.
रेयर टू डेंसर मीडियम में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? जल्दी कॉपी कर लो। सर आप थोड़ा जूम इन कर सकते हैं क्या? क्लियर नहीं है। सर जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वो तो रिफ्लेक्शन हो गया, और स्नेल्स लॉ से रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो वो अब रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगा। आया समझ में? यस सर।
मैन सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वो मीडियम का कंडीशन क्या होना चाहिए? Light ray must be traveling from denser to rarer medium. ओके लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखूं कर पाते हो कि नहीं। सबसे सिंपल, इसको कोशिश करो। बोलो, आया कुछ आंसर?
तो बोलो। लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम, ऐसा है। Yes, sir. तो ये हो गया ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इधर वैक्यूम में आता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम, तो रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्ट होता है मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये जरूर क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा, तभी रिफ्रैक्ट होगा ना। Yes, sir. यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इजंट इट। ऊपर हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल क्या देखा था, साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2, सॉरी μ2 अपॉन μ1, ऐसा। देखो ऊपर, जस्ट ऊपर अभी तो फॉर्मूला डिराइव किया था ना, साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1 दिख रहा है। Yes, sir. μ2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1.5. 1। μ1 की 1.5, 1 मतलब फर्स्ट मीडियम जहाँ से लाइट रे आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/2, तो 2/3। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, साइन इनवर्स 2/3। आंसर आया समझ में। सर इट मीन्स कि जो एंगल है उसका साइन थीटा 2/3 होगा ना। हाँ, इसका ये मतलब है। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं पता, टेबल से या कैलकुलेटर से निकालते हैं। ठीक है। सर इस केस में थीटा फाइंड नहीं कर सकते हम? क्या थीटा, कौन सा थीटा बेटा बोलो। एंगल कह रहे हो, एंगल कितना होगा, साइन एंगल, इनवर्स 2/3 की वैल्यू पूछ रहे हो। यस। नहीं, नहीं कर सकते, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, या साइन का भी टेबल आता है, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, साइन थीटा के टेबल से कर सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। क्योंकि ऐसे तो आपको कुछ कुछ वैल्यू पता है ना, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह का। लेकिन 0 से 30 के बीच में भी तो इनफाइनाइट एंगल होंगे, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 11 डिग्री, 12, सबका वैल्यू कहाँ निकाल के चलोगे, नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में। यस। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
सर 0। नहीं, 0 नहीं, इसमें तुम लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज में डर गए होगे। समझो, लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम, मतलब लाइट रे जा किधर रहा है, वैक्यूम से मीडियम में, मीडियम में, वैक्यूम से मीडियम, मतलब यहाँ पर μ1 की वैल्यू 1 है और μ2 की वैल्यू 2 है और लाइट रे इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर रेयरर टू डेंसर मीडियम है, तो यहाँ कहीं आएगा और यही एंगल R मुझे बताना है ना। यस। तो मुझे क्या ढूंढना है ये पता चल गया, हाँ सर। एंगल I। अब एंगल I के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, ये इंग्लिश ट्वाइस द क्रिटिकल angle of refraction in a medium is making an angle equal to twice the critical angle. So denser rarer to denser medium में तो critical angle नहीं होता है ना, critical angle तो denser to rarer medium में होता है। यस सर। तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल ग्लास टू एयर का 1/2 होगा, वन बाई टू मतलब 30 डिग्री। So angle of incidence is twice the critical angle, that is 60 degree। बट मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्रिटिकल एंगल वैक्यूम टू ग्लास का नहीं है, ग्लास टू वैक्यूम का है। वैक्यूम टू ग्लास में तो क्रिटिकल एंगल होगा ही नहीं, हाँ सर। है ना। तो अब यहाँ पर इस रिफ्लेक्शन में हम लिखेंगे 1 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन आर, ऐसा लिखेंगे। बोलो बेटा। सर साइन 60 √3/2, so √3/2 is equal to 2 into sin r। So sin r is √3/4। r is equal to sin -1 √3/। साइन इनवर्स करते हैं तो साइन -1 में साइन इनवर्स √3/4, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? सर आपने क्रिटिकल थीटा वो साइन -(-1) फिर हाफ क्यों किया है? 2/1 नहीं होगा क्या? नहीं, 2/1 नहीं होगा, 2/1 साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कहाँ होती है बेटा? पर isn't it supposed to be No. medium The point 2 is, in case of refraction from vacuum to glass, there will not be any critical angle, Okay, yes. because vacuum to glass means light is traveling from rarer to denser। Yes, sir. रेयर टू डेंसर में कोई क्रिटिकल एंगल नहीं होता है, डेंसर टू रेयर में होता है। तो had it been glass to air, in that case critical angle will exist। Okay, sir. क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ूं? सर एक और देखो, ये छोटा सा
तो कोशिश करो। Sir, sine inverse 2/3. देखता हूँ आंसर, पता नहीं सबने अटेम्प्ट कर लिया। देखो इधर, ये लाइट रे जो ऐसे किया, ये तो ऐसे जाएगा Yes, sir. क्योंकि नॉर्मली आया है। इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल, ये तो ऐसा होगा, है ना। हाँ, sir. यस ये एंगल है तो ये भी थीटा होगा। होगा? मतलब ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बोलो। Yes, sir. तो ये एंगल जो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। Right.
So 90 degree minus theta should be greater equal to critical angle. So theta should be less than equal to 90 degree minus critical angle, है ना? होगा ऐसा? बोलिए हाँ सर सर। एक बार फिर से समझा सकते हो? क्या सर ये समझा नहीं। क्या क्या समझाऊं, बताओ। ये थीटा एंगल है, समझ आया कि नहीं? यस सर। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये समझ आया कि नहीं? यस सर। और ये 90 माइनस थीटा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये समझ आया कि नहीं? हाँ सर ये भी समझा। ये समझा। तो चलो ऐसे नहीं करते। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पर जो लाइट रे होगा वो इसके बाद ऐसे चला जाएगा, यस सर। मतलब उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होगी, अगर ये Yes. क्रिटिकल एंगल है तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी ये बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर ही रहेगा, हाँ है ना ऐसा? तो वही मैं लिखा कि 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल कितना होगा? तो साइन इनवर्स 2/3, हाँ या ना? तो इसका मतलब हो गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 2/3, यस सर। मतलब cos थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2/3, यस। है ना? मतलब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो गई cos इनवर्स 2/3। आया समझ में? सर सर वो जो आपने रेड में थीटा लिखा है सर वो इक्वल कैसे हुआ वो थीटा से? मतलब ये अरे Correspond- 9th में नहीं पढ़ा है तुम लोग, कैसी बात करता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ थीटा बना रहा है तो यहाँ भी थीटा ही बनाएगा ना। ओके सर, हाँ वो समझा सर। करस्पॉन्ड। आया समझ में? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? सर। यस सर। एक और क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा है कि मीडियम के बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों करता है,
है ना, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, मतलब दोनों साथ साथ हो रहा है। पार्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट भी करता है और कुछ रिफ्रैक्ट भी करता है, ठीक है। कोशिश करो। आया कुछ आंसर?
आया कुछ? No. इधर देखो, एक लाइट रे ऐसे आया, ये यहाँ का नॉर्मल है, तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो तो ऐसे जाएगा, जो रिफ्लेक्ट होगा वो ऐसे जाएगा, मतलब ये एंगल जितना भी होगा ये एंगल उतना ही होगा ना। हाँ सर। और जो रिफ्रैक्ट होगा वो कहीं ऐसे जाएगा, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। कोई डाउट? सर जस्ट वन थिंग, या अगर हम एक्स वाई प्लेन में बस नहीं ले रहे हैं ना रिफ्लेक्टेड एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल? एंगल का प्लेन नहीं होता बेटा, नहीं सर, बट ये अगर इट हैज परफेक्ट टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो फिर वो 180 डिग्री फॉर्म हो जाएगा ना उसके साथ क्रिटिकल एंगल के साथ। perpendicular. These two, this blue line reflected ray and this black line refracted ray, these two to be mutually perpendicular. Means this angle plus this angle, this should be 90 degree. Yes sir. This is theta, so this is 90 degree minus theta. This is angle R, so this is 90 degree minus R. Isn't it? Now sum of these two should be 90 degree. Fair enough? So according to the question, this 90 degree minus theta plus 90 degree minus R, this should be equal to 90 degree. Means R plus theta, this should be equal to 90 degree, isn't it? Yes sir. अब यहाँ रिफ्लेक्शन देखो इन दोनों में, light ray traveling from denser medium, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अच्छा, जिसको मैंने थीटा लिखा है वो आई लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं इसको आई ही लिख देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, और ये भी आई है। हो गया ऐसा? So R will become 90 degree minus I. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? Now mu1 into sin I, this should be equal to mu2 into sin R.
that is mu2 into sine 90 minus I. That is mu2 into cos I. It means tan I is mu2 upon mu1. Mu2 and mu1 is not known to us. And what we are supposed to calculate? We are supposed to calculate critical angle. So critical angle का क्या फॉर्मूला है बेटा? साइन इनवर्स mu2 अपॉन mu1 है, अभी ऊपर मिला था। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ आई दिया हुआ है और कुछ नहीं, तो mu2 mu1 है नहीं, बट mu2 बाई mu1 की वैल्यू tan आई है, तो साइन इनवर्स tan आई, ये हमारा क्रिटिकल एंगल का आंसर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसी के टर्म में आंसर बोलेंगे ना, तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आई दिया हुआ है, यानी कि मुझे आंसर उस आई के टर्म में ही निकालना है। आया समझ में? Yes. कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? Yes, sir. एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया रहता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या नहीं, एपरेंट डेप्थ याद है? हाँ। जो आप लोगों के बुक 9th-10th का कॉन्सेप्ट है ना, वही पढ़ा रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने जस्ट कुछ इधर उधर के फॉर्मूले रख के अपने मन से कुछ एक कॉन्सेप्ट बनाए होंगे, उसको थोड़ा मैं रिफाइन कर देता हूँ और कुछ नहीं। सपोज ये एक बाउंड्री है, इसके नीचे कुछ भी पानी या कोई भी मीडियम है मान लो, इस मीडियम में कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस मीडियम में कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर यहाँ से मैं लाइट रे ड्रॉ करूँ जो नॉर्मली जाएगा, तो वो तो ऐसे चला जाएगा। एक दूसरा लाइट रे ड्रॉ करूँ तो एकदम छोटे एंगल पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो तो उसको पैरेक्सियल रेज कहते हैं। तो छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, छोटा मतलब थ्योरेटिकली छोटा है, डायग्राम में मैं बड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझना आसानी है। एक लाइट रे ऐसे गया, अगर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है तो यहाँ के बाद लाइट रे ऐसे वापस हो जाएगा। मतलब Yes, ये sir. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा।
तो ये लाइट रे एक्चुअल में यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा। कोई ऑब्जर्वर अगर इधर से देख रहा होगा तो उसको लाइट रे यहाँ से नहीं, यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बट दिखाई यहाँ पर देगा। मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये है एक्चुअल डेप्थ, और ये जो डिस्टेंस है ये है अपरेंट डेप्थ। आई बात समझ में? Yes, sir. तो दिस इज रियल डेप्थ एंड दिस इज अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ होता क्या है, ये बात समझ आया? यही अगर उल्टा होता, मतलब ये रेयरर और ऊपर वाला डेंसर मीडियम होता, तो उस केस में ये ओ से और नीचे दिखाई देता, अपरेंट डेप्थ ज्यादा होता, रियल डेप्थ कम होता। आ रही है बात समझ में? कुछ तो बोलो, हाँ ना? हाँ सर। सेकंड वाइस वर्सा बोला, वो एक बार फिर से बोल। कुछ नहीं, कॉपी करो पहले, तुम लोग खुद समझेगा। पहले कॉपी करो, एक बार ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। Then हाँ बोलो। ड्रॉ कर लिया? हाँ सर। अब देखो, इसको ओ कहते हैं, इसको ओ डैश कहते हैं, इसको कुछ नाम दे दो पी कहते हैं, इसको कुछ नाम दे दो एम कहते हैं। ये एंगल अगर आई है तो कॉमन सेंस से दिख रहा है ये एंगल भी आई होगा, और ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी आर होगा, होगा? Yes, sir. तो tan आई की वैल्यू इस ट्रायंगल में p बाई बी, दैट इज पी एम, रियल डेप्थ को मान लो d कहते हैं और अपरेंट डेप्थ को मान लो d डैश कहते हैं, तो पी एम अपॉन डी ऐसा होगा।
और tan r की वैल्यू PM अपॉन d डैश, ऐसा होगा। यस सर। फिर याद करो, ये एक मिस्टेक है जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये जितनी फॉर्मूले पढ़ते हो सब पैरेक्सियल रे के लिए, अदरवाइज ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। सो फॉर पैरेक्सियल रेज क्या बताया था? स्मॉल एंगल। हाँ, आई छोटा होता है, और जब आई छोटा होगा तो tan आई और sin आई की वैल्यू बराबर होगी। और अगर आई छोटा होगा तो r भी छोटा होगा, मतलब tan r और sin r की वैल्यू बराबर होगी। ये पैरेक्सियल रेज का एजम्पशन नहीं, मतलब पैरेक्सियल रेज के लिए ही ऐसा होता है। तो अगर हम इसमें रिफ्रैक्शन का लॉ लगाएं, तो अप्लाइंग Snell's लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हम ये कह सकते हैं μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, कह सकते हैं। पैरेक्सियल रे में देखा साइन इज इक्वल टू tan, तो μ1 tan आई इज इक्वल टू μ2 tan r लिख सकते हैं। tan आई इज नथिंग बट PM अपॉन रियल डैश, tan r is nothing but PM distance upon apparent depth, तो ये PM distance कैंसिल हुआ, तो यहाँ से मुझे मिला apparent depth d dash is equal to μ2 upon μ1 into real depth d, ऐसा कुछ मिला। यस सर। तो ये d है आपका apparent depth d dash और d है रियल डेप्थ। बस याद रहे ये सब फॉर्मूला वैलिड है केवल पैरेक्सियल रे के लिए, बार बार बोल रहा हूँ। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ दिया हुआ है फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आएगा। क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लीजिए। सर मतलब हम लोग को सिर्फ दिया रहेगा कि ऑब्जर्वर इज देयर एंड फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो द वाटर, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ। एंड फिर रिफ्रैक्शन एंगल दिया रहेगा 30 डिग्री वगैरह, तो फिर वो ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्री यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि कहाँ फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ ज्योमेट्री यूज करना है, ये अगली क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, जैसे जैसे होता जाए आप लोग लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। और आप रिकॉर्डिंग भेजोगे ग्रुप पे? हाँ, हमेशा भेजता हूँ। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि नहीं भेजा हूँ, बताओ? हमेशा भेजता हूँ, एक दिन बाद। ओके सर।